नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। आज मैं कुछ ऐसी खबरें लेकर आया हूं जो खबरें आजकल लगातार यूट्यूब से भी गायब हैं और सरकारी मीडिया जो है, गोदी मीडिया जो सरकार के लिए नाचता रहता है, उस पर तो इन खबरों के आने का सवाल ही नहीं उठता है। आती भी हैं तो ऐसे कि बस आती हैं और गुजर जाती हैं। बहस होगी तो बाकी दूसरी चीजों पर होगी, इस पर बिल्कुल खामोशी हो जाएगी। ये ऐसी खबरें हैं जिनकी वजह से दुनिया भर में हमारी इज्जत जमीन में गई है। ये ऐसी खबरें हैं जो भारत को दुनिया भर में अकेला कर रही हैं और न केवल दुनिया भर में बल्कि अड़ोस पड़ोस के जो मुल्क हैं उनसे हमारी दूरी लगातार बढ़ा रही हैं। ये ऐसी खबरें हैं जो हिंदुस्तान के हर फिक्रमंद आदमी की फिक्र होनी चाहिए, जो हिंदुस्तान के हर शहरी की फिक्र होनी चाहिए, लेकिन अब ये आदत में आ गई हैं और इसका कोई असर नहीं होता। इन खबरों पर जाऊं उसके पहले आपको पाकिस्तान की एक खबर बताता हूं। आप पहले इसको सुन लीजिए, फिर आपके समझ में आएगा कि यह खबर इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। पाकिस्तान की खबर यह है कि गुरुद्वारा तोड़ा गया। वहां पर पंजाब प्रांत की बात है, जहां 125 साल पुराना हिस्टोरिकल गुरुद्वारा था श्री गुरु सिंह सभा साहिब, और तोड़ा सरकार ने नहीं था, एक लोकल बिजनेसमैन ने गिरा दिया था। कहा जा रहा है कोर्ट वोट में मामला था, उसके बाद एक लोकल बिजनेसमैन ने इसको गिरा दिया। अब पाकिस्तान में जब गुरुद्वारा गिरा तो भारत सरकार की तरफ से बाकायदा बयान गया, कहा कि अल्पसंख्यकों के जो पूजा स्थल हैं उनको तोड़ा जा रहा है और ये गलत हो रहा है। यानी पाकिस्तान में गुरुद्वारा टूटता है तो भारत सरकार इसकी मजम्मत करती है। इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा। वैसे आगे की कहानी ये है कि जब वहां पर लोगों ने विरोध किया, सिखों ने विरोध किया, लिबरल मुसलमानों ने विरोध किया, तो लाहौर से 70 किलोमीटर दूर फारुखाबाद में जो ये गुरुद्वारा गिरा है, जिसके लिए लोकल बिजनेसमैन ने लोकल प्रशासन की इजाजत भी नहीं ली थी, उस मामले को पंजाब की जो चीफ मिनिस्टर हैं मरियम नवाज, उन्होंने देखा और उसके बाद अपने जो अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं रमेश सिंह अरोड़ा, उनको फारुखाबाद भेजा और पंजाब सरकार ने कहा कि इस गुरुद्वारे को दोबारा बनाया जाएगा। तो 3 पॉइंट नोट कीजिएगा। पहला पॉइंट, पाकिस्तान में एक गुरुद्वारा गिराया जाता है, बिजनेसमैन गिराता है, लोकल बिजनेसमैन गिराता है, सरकार नहीं गिराती है। दूसरा पॉइंट आप नोट कीजिएगा कि भारत सरकार इसकी जबरदस्त मजम्मत करती है। और तीसरा पॉइंट नोट कीजिएगा कि पंजाब सरकार इसकी नोटिस लेती है, अपने मंत्री को वहां पर भेजती है, अपने मिनिस्टर को वहां पर भेजती है और गुरुद्वारे को दोबारा बनाने की बात करती है, कहती है कि गुरुद्वारे को दोबारा बनाया जाएगा। ये 3 पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा। अब देखिए, भारत सरकार ने पाकिस्तान के मामले में तो यह कहा कि वहां पर अल्पसंख्यकों के पूजा स्थल नहीं गिराए जाने चाहिए, लेकिन हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? चलूं मैं मस्जिदों की तरफ, उत्तराखंड से लेकर, गुजरात से लेकर, यूपी से लेकर मस्जिदों की तरफ चलूं कि मस्जिदों के साथ भारत सरकार क्या कर रही है। उसके पहले एक खबर और, जिस खबर पर थोड़ी बात हो रही है लेकिन जितनी बात होनी चाहिए उतनी नहीं हो रही है। आप लोगों ने शायद तबस्सुम खान का नाम सुना होगा, जो मध्य प्रदेश के नर्मदापुर जिले की अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश हैं, मतलब डिस्ट्रिक्ट जज हैं आप कह सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट जज तबस्सुम खान के सामने मामला यह आया था कि कुछ लोगों ने एक मुसलमान को पीट पीट कर मार डाला था। गाय की तस्करी, जो आजकल कहा जाता है कि गाय की स्मगलिंग कर रहा था, तो गाय की स्मगलिंग करने के शक में नजीर अहमद को लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। ये मुकदमा उनके सामने आया था। इस मुकदमे को उन्होंने सुना और 12 जून को 2 अलग अलग फैसले किए, जिसमें 14 लोगों को आजीवन कारावास यानी उम्र कैद की सजा सुनाई। मामला समझ में आ रहा है? लोगों ने नजीर अहमद नाम के एक मुस्लिम युवक को पीट पीट कर मार डाला, ये कह के कि वो गायों का कारोबार कर रहा है, गायों की तस्करी कर रहा है, काटने के लिए गाय ले जा रहा है। ये लिंचिंग कहा जाता है इसको, और ये घटना हिंदुस्तान में आम होती जा रही है। तो इस घटना के बाद जब मामला कोर्ट में गया, तो जिसकी कोर्ट में गया, जो डिस्ट्रिक्ट जज थी, वो थी मोहतरमा तबस्सुम खान, और तबस्सुम खान ने पूरे मामले को सुनने के बाद इन लोगों को सजा सुनाई उम्र कैद की। मामला यहीं खत्म हो जाना चाहिए था कि सजा हो गई, अब जाइए हाई कोर्ट में जाइए, अपील कीजिए, वहां से सजा पलट जाए तो ठीक है, ना पलटे तो फिर सुप्रीम कोर्ट जाइए और फाइनल जो सजा हो उसको भुगतिए। यही नियम होता है। लेकिन यहां पर सजा पर बात नहीं हो रही है। यहां पर यह बात नहीं हो रही है कि तबस्सुम खान साहिबा ने जो सजा दी वो सही दी या गलत दी। यहां पर यह बात नहीं हो रही है कि एक आदमी को पीट पीट कर मार डालने का हक
किस आईन ने, किस संविधान ने इन लोगों को दिया था। यहां पर यह बात नहीं हो रही है कि किसी की हत्या में, किसी के कत्ल में अगर उम्र कैद की सजा नहीं होगी तो और कौन सी सजा होगी, फांसी या उम्र कैद। यही दो सजाएं दी जाती हैं जब भी हत्या का मामला होता है, कत्ल का मामला होता है। तो लीगली तो कहीं कोई दिक्कत नहीं है, इस पर बात नहीं हो रही है। बात यह हो रही है क्योंकि मोहतरिमा तबस्सुम खान साहिबा मुसलमान थी तो उनको धमकियां मिल रही हैं। उनको लगातार इस बात की धमकियां मिल रही हैं कि तुम्हें मार दिया जाएगा, और उनका घर जो कचहरी परिषद में ही है, उस घर के आसपास सिक्योरिटी लगानी पड़ी है। और अभी तक मध्य प्रदेश के किसी बड़े नेता का ऐसा बयान नहीं आया है कि एक जज को ऐसी धमकियां कैसे दी जा सकती हैं। एक जज को धमकियां देने के लिए किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है। एक फैसला देने के चलते तबस्सुम खान और उनकी फैमिली के लोगों की जान खतरे में आ गई है। असल में हमारा आईन और संविधान खतरे में आ गया है। अगर एक जज फैसला नहीं दे सकता है, अगर एक जज को फैसला देने से पहले यह सोचना पड़ेगा कि मैं हिंदू हूं या मुसलमान हूं, तो इसका मानी यह है कि हमारा संविधान खतरे में आ गया है और हर तरफ खामोशी है। यह अच्छी बात है कि सुप्रीम कोर्ट में जो एडवोकेट्स ऑन रिकॉर्ड हैं, उनका जो एसोसिएशन है, उन्होंने एक बयान जारी किया है और बयान जारी करके इस तरह की जो धमकियां और सोशल मीडिया ट्रोलिंग हो रही है उसकी निंदा की है। इसकी उम्मीद तो आप मत कीजिएगा कि मध्य प्रदेश की सरकार या मध्य प्रदेश की पुलिस ऐसे लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करेगी। यह घटना बताना इसलिए जरूरी था कि यहां लिंचिंग करो, लेकिन अगर लिंचिंग की सजा हो जाए और सजा देने वाली जो जज हो वो मुसलमान हो तो उसको क्या झेलना पड़ता है वो आप देख लीजिए। अब आपको याद होगा शुरुआत में मैंने बात की थी, पाकिस्तान में गुरुद्वारा गिराया गया और हमने मजम्मत की, हिंदुस्तान ने मजम्मत की। अच्छी बात है, बिल्कुल मजम्मत होनी चाहिए। दुनिया में कहीं भी अल्पसंख्यकों के साथ कुछ भी गलत हो तो उसकी मजम्मत होनी चाहिए। लेकिन हिंदुस्तान में क्या हो रहा है? क्या हम वाकई मजम्मत करने लायक हैं? अभी बीच में आपने देखा होगा कि आसिम मुनीर को लेकर बहुत सारी खबरें आई कि किस तरह से वो पूरी आर्मी को इस्लामिक बना रहा है, और बना रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बांग्लादेश के आर्मी चीफ को लेकर खबरें आई कि किस तरह वो दाढ़ी रखने लगे, किस तरह वो इस्लामिक लैंग्वेज में बात करने लगे, किस तरह बांग्लादेश में इस्लामिक जो एक्सट्रीमिज्म है वो बढ़ रहा है। नहीं बढ़ना चाहिए, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन हमारे यहां बाबाओं के यहां जो हमारे आर्मी के ऑफिसर्स जा रहे हैं, जो हमारे आर्मी के चीफ अभी रिटायर हुए हैं, उनकी जिस तरह की तस्वीरें आई मंदिरों में और बाकी सब, क्या वो बहुत अच्छा है? क्या ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान की सेना हमेशा से सेकुलर रही है, लेकिन अभी कई आर्मी ऑफिसर्स के जिस तरह के वीडियोस, फोटोग्राफ सामने आ रहे हैं वो चिंता में डालने वाले हैं। तो क्या हम वाकई आवाज उठाने लायक रह गए हैं? क्या हमें वाकई ये हक रह गया है कि हम पाकिस्तान से सवाल पूछें? आप देखिए, वाराणसी में 5 मस्जिदें तोड़ी गई हैं। वाराणसी के दाल मंडी में कल से आज तक 5 मस्जिदें तोड़ी गई हैं। 11 घंटे कार्रवाई चली है और इसमें 50 से 60% तक हिस्सा तोड़ दिया गया है। अंधेरा होने से शाम करीब 6:30 बजे काम रोक दिया गया और आज सुबह काम फिर शुरू हो गया है। यहां पर सुरक्षा के लिए 1860 जवान हैं, पीएसी की 7 कंपनियां हैं, सीआरपीएफ की बटालियन है, आरपीएफ की बटालियन है और लोकल पुलिस फोर्स तो है ही। कहा जा रहा है दाल मंडी को चौड़ा करना है, दाल मंडी की सड़कों को चौड़ा करना है, तो 181 मकान और 6 मस्जिदें तोड़ी जाएंगी। इसमें लंगड़े हाफिज मस्जिद, निसारन की मस्जिद, रंगीले शाह मस्जिद, अली रजा मस्जिद, संगमरमर मस्जिद और मस्जिद मिर्जा करीमुल्लाह बेग शामिल है। इनमें से लंगड़े हाफिज मस्जिद के जो मुतवल्ली हैं मोहम्मद आजम, उन्होंने बताया कि 1826 में उनके पुरखों ने यह मस्जिद बनाई थी। नोट कीजिएगा, 1826 में। 1929 से ये जो सरकारी रिकॉर्ड हैं उसमें दर्ज है। नई सड़क पर जो दाल मंडी गली का मोड़ है उससे करीब 200 मीटर पर अली रजा मस्जिद है, जिसको बताया जा रहा है कि ये 200 साल पुरानी है। रंगीले शाह मस्जिद के बारे में बताया जा रहा है कि औरंगजेब के शासन में हैदराबाद के रहने वाले रंगीले शाह ने इसको बनवाया था और ये भी 400 से 500 साल पुरानी है। यानी हिंदुस्तान की आजादी से पहले की ये मस्जिदें हैं जिनको तोड़ा जा रहा है। वैसे बनारस के बारे में मैं आपको एक बात बता दूं, नरेंद्र मोदी जी वहां के सांसद हैं, वहां मंदिर भी खूब तोड़े गए हैं। एक से एक प्राचीन मंदिर तोड़े गए हैं विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बनाने में। अब ये कॉरिडोर बनने से, चौड़ीकरण से शहर को कितना फायदा नुकसान होगा वो मैं नहीं जानता।
वो तो देखना होगा। लोकल लोग कुछ और ही कहानी बताते हैं। उन ठेकेदारों को कितना फायदा होगा जो बना रहे हैं, वो भी आप समझ सकते हैं। लेकिन मेरा एक सिंपल सा सवाल है कि चाहे प्राचीन मंदिर जो तोड़े गए वो, या जो प्राचीन मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, क्या इनको कहीं और रीइंस्टेट नहीं किया जा सकता था? आजकल तो एक से एक मेथड आ गए हैं, एक से एक टेक्निक आ गई है जिनसे इनको एक जगह से उठाकर दूसरी जगह बनाया जा सकता है। क्या इनका हिस्टोरिकल जो इंपॉर्टेंस है, लेकिन किस हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस की बात आप कर रहे हैं जिस देश में सिलेबस से मुगलों को हटा दिया जाए, जिन्होंने 300-400 साल हिंदुस्तान में वक्त गुजारा, दिल्ली की गद्दी पर बैठे रहे, उनको सिलेबस से जहां हटा दिया जा रहा है वहां मस्जिदें तोड़ी जा रही हैं, तो क्या कहना है? और सुनिए, गुजरात के कच्छ जिले में कुछ दिनों से अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा है। इसमें कई मस्जिदें, कई मजार, कई सारी दुकानें और मुसलमानों के घर तोड़े गए हैं और 30 स्ट्रक्चर बताया जा रहा है कि वहां पर तोड़ दिया गया है। कच्छ के गांधीधाम तालुका में जूना कांडला मस्जिद है जिसको रविवार को तोड़ दिया गया। मस्जिद समिति और मकतूब जो मीडिया है उसने जो दस्तावेज पेश किए उसके हिसाब से ये मस्जिद 1965 से गुजरात राज्य वक्फ बोर्ड में रजिस्टर्ड है और मस्जिद के वो तोड़ने से पहले किसी तरह की कोई सूचना नहीं दी गई, जबकि सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा आदेश था कि कम से कम 15 दिन पहले नोटिस दीजिए, उसके बाद बुलडोजर ले जाइए। और ये तो मैंने सिर्फ आपको 2-3 घटनाएं बताई। अब याद कीजिए, वाराणसी में एक मस्जिद को तोड़े जाने को लेकर अली जरदारी साहब ने भी बयान दिया था और तब मैंने सवाल पूछा था कि आपके यहां शियाओं पर जो हमले हो रहे हैं, सूफियों पर जो हमले हो रहे हैं, उस पर आप क्यों खामोश हैं? आप हिंदुस्तान पर आवाज उठाते हैं, लेकिन जो आपके यहां शियाओं पर, सूफियों पर, हिंदुओं के मंदिरों पर, सिखों के गुरुद्वारों पर हमले होते हैं, उस पर आप खामोश हैं। तो यह सवाल जो मैंने अली जरदारी से पूछा था, वही सवाल दिल्ली के हाकिमों से भी है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की चिंता तो आप करते हैं, लेकिन हिंदुस्तान में जब अल्पसंख्यकों के साथ कुछ होता है तो आप खामोश हो जाते हैं। और खामोश क्या, जिस पार्टी से आप हैं उस पार्टी के लोग तो इसका जश्न मनाते हैं। आप देखिए यह हिंसा कहां तक जा रही है। बंगाल में कल महुआ मोइत्रा के ऑफिस पर हमले किए गए और महुआ मोइत्रा का कहना है कि ये हमले भारतीय जनता पार्टी की शह पे किए। तो एक देश जो अमन की बात करता था, जो सारी दुनिया में अमन की बात करता था, वहां पर अलग अलग तरह की हिंसा देखने को मिल रही है। कहीं लिंचिंग में मार दिया जाता है, कहीं मस्जिदें गिराई जा रही हैं और कहीं एक महिला एमपी के घर पर और ऑफिस पर पत्थर फेंके जा रहे हैं, अंडे फेंके जा रहे हैं। अब आप ये बताइए कि जब ऐसे हालात हैं तो हम किसी से सवाल क्या पूछेंगे? जब ऐसे हालात हमारे अपने मुल्क में हैं, जिसको दुनिया भर में अमन के लिए जाना जाता था, जहां कहा जाता था कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भारत में सब भाई भाई, वहां अगर इस तरह की हिंसा है, इस तरह का पागलपन है, इस तरह की नफरत है, तो हम क्या पाकिस्तान से सवाल पूछें, क्या बांग्लादेश से सवाल पूछें, क्या नेपाल से सवाल पूछें? हमें सबसे पहले तो अपने हुक्मरानों से सवाल पूछना होगा। और अगर हम अपने हुक्मरानों से सवाल नहीं पूछ पाते तो यकीन जानिए हमें कोई हक नहीं है कि हम किसी और से सवाल पूछें। देखिए, सारी दुनिया मेरे कलेजे में रहती है। दुनिया भर में कहीं कोई हक के खिलाफ बात होती है, किसी गरीब, किसी मजलूम, किसी अल्पसंख्यक के साथ अत्याचार होता है, तो मेरे सीने में दर्द होता है। हम ऐसे ही बने हैं। लेकिन सबसे पहले और सबसे आगे तो अपना मुल्क होता है, अपना हिंदुस्तान होता है। हम दुनिया में जाते थे तो हम बड़े शान से कहते थे कि हमारे मुल्क में ये सब नहीं होता। हमारे मुल्क में हर इंसान बराबर है, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, पारसी हो, क्रिश्चियन हो, कुछ भी हो, हर इंसान बराबर है और हर इंसान को हमारे आईन ने वो हक दिया है, हमारे संविधान ने वो हक दिया है कि वो सिर उठाकर जिए। आज जब हम बाहर जाते हैं और हमसे सवाल पूछे जाते हैं तो हमें जवाब नहीं सूझते। हमसे जब कहा जाता है कि आपके यहाँ लिंचिंग क्यों होती है, तो हम कहते हैं कि हम इसकी मुखालफत कर रहे हैं। हम ये नहीं कह पाते कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि सोशल मीडिया पे सब कुछ जाता है, अखबारों में सब कुछ जाता है और सारी दुनिया नेट से इसको देखती है। इंटरनेट सबके पास है, सब देखते हैं। जब हमसे सवाल पूछा जाता है कि गजा में हजारों बच्चे मार दिए गए, आपका मुल्क खामोश क्यों है, तो हमारे पास कोई जवाब नहीं होता है। हम बस ये कह पाते हैं कि भले मुल्क की जो हुक्मरान मुल्क के जो है वो खामोश रहे, अवाम ने आवाज़ उठाई है, हमने खुद अपने चैनल पर लगातार आवाज़ उठाई है, हम बस इतना ही कह पाते हैं। तो जो मैंने शुरू में कहा था आपके दिमाग में आ गया होगा कि ये ऐसी घटनाएं हैं
जिनकी वजह से सारी दुनिया में हमारी इमेज खराब हो रही है। अगर आप हिंदुस्तानी हैं और हिंदू हैं तो सोचिए कि जब आपके पास खबर आती है कि पाकिस्तान या बांग्लादेश में किसी हिंदू के साथ बुरा हुआ तो आपके दिमाग में कितना गुस्सा पैदा होता है, आपके जहन में कितना गुस्सा पैदा होता है। और उसके बाद सोचिए कि जब हिंदुस्तान में किसी मुसलमान की लिंचिंग होती होगी, कोई मस्जिद गिराया जाता होगा और यह खबर पाकिस्तान और बांग्लादेश में पहुंचती होगी तो वहां के लोगों में, वहां के अवाम में कितना गुस्सा होता होगा। अब आप सोचिए कि जब ऐसा गुस्सा पाकिस्तान में या फिर बांग्लादेश में या मालदीव में या यहां तक कि ऐसे मुल्कों में जो मुस्लिम मुल्क नहीं हैं लेकिन डेमोक्रेसी पसंद, हक पसंद मुल्क हैं, वहां जब ये खबरें पहुंचती होंगी तो आपकी क्या इमेज बनती होगी। और अब उस सवाल पर सोचिए जहां से मैंने शुरुआत की थी कि इस इमेज के चलते आप दुनिया भर में अकेले नहीं होंगे तो क्या होगा। इस इमेज के चलते अगल बगल के मुल्कों से आपके रिश्ते खराब नहीं होंगे तो क्या होगा। और फिर सोचिए कि ऐसी हरकतें करने वाले देशभक्त हैं या देश को बदनाम करने वाले। इसका जो जवाब आपके दिल में आएगा और आपके दिमाग में आएगा, कमेंट में लिखिएगा और इसी से साबित होगा कि आप आज के हालात को कितना समझ रहे हैं और कितना नासमझ बने हुए हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।